बस इतना सा हुनर सीखना है। जमीन पर रहकर आसमान जीतना है। नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। पर्वतों से घिरा हुआ एक छोटा सा राज्य था, जहाँ के लोग अपने राजा को भगवान की तरह पूजते थे। राजा भी अपनी प्रजा को परिवार की तरह मानता था। राजा का एकमात्र पुत्र राजकुमार चंद्रसेन न केवल सुंदर था, बल्कि गुणवान भी था। दुर्भाग्यवश एक गंभीर बीमारी ने राजा को अपने चपेट में ले लिया। अपने अंतिम सांस लेने से पहले राजा ने राजकुमार चंद्रसेन को राजगद्दी पर बैठा दिया। राजकुमार ने अपनी प्रजा का दिल जीत लिया। वह धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और नेक दिल शासक था। राजा चंद्रसेन की पत्नी रानी रूपवती अपने नाम की तरह ही अनुपम सौंदर्य की मूरत थी। उनकी आंखों की चमक हर दिल को सुकून देती थी। राजा उसे बेहद प्यार करता था, लेकिन समय के साथ उसे महसूस हुआ कि रानी के दिल में पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। एक दिन राजा चंद्रसेन ने कुछ ऐसा सुना, जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। भोजन के पश्चात रानी स्नानगृह में चली गई, और राजा अपने शयन कक्ष में आराम करने लगा। दो दासियां जो रानी के साथ रहती थी, राजा को पंखा करने आई। राजा सोने का नाटक कर उनकी बातें सुनने लगा। एक दासी ने कहा, हमारी रानी बड़ी बदचलन है, ऐसे गुणवान और सुंदर पति को प्यार नहीं करती। दूसरे दासी बोली, सही कहती हो, रानी रात में राजा को अकेला छोड़कर ना जाने कहाँ जाती है। पहली दासी ने जवाब दिया, राजा को कुछ पता भी नहीं चलता, क्योंकि रानी राजा के शरबत में दवाई मिलाकर बेहोश कर देती है। सुबह होने से पहले दूसरी दवाई सूंघाकर उन्हें होश में लाती है। राजा चंद्रसेन ये सब सुनकर गहरी पीड़ा में डूब गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को छुपाए हुए शांत रहने का निश्चय किया। वह वैसे ही उठा जैसे गहरी नींद से जागा हो, और अपने गुस्से को जाहिर किया बिना सब कुछ सामान्य बनाए रखा। रात का समय था। रानी नहाने के बाद वापस आ गई, और हर रोज की तरह राजा के लिए शरबत लेकर आई। राजा ने शरबत को पहले हाथ में लिया, और उसकी नज़र बचाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, और प्याला रानी को वापस देते हुए ऐसा दिखाया जैसे उसने पूरा शरबत पी लिया हो। रानी ने सोचा कि अब राजा गहरी नींद में चला जाएगा। दोनों बिस्तर पर लेट गए। कुछ देर बाद रानी राजा को सोता हुआ समझकर उठी, और उसने जोर से एक मंत्र पढ़ा, और राजा की ओर मुंह करके कहा, कपड़ा कपड़े राजा को बेहोश कर ऐसा कि कभी ना जागे। इसके बाद रानी ने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी, और कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन उसे पता नहीं था कि राजा उसकी चालाकी समझ चुका था, और मंत्र का कोई असर नहीं हुआ था। राजा धीरे धीरे पलंग से उठा और अपनी तलवार ली, और उसका पीछा करने लगा। रानी को यह एहसास भी नहीं हुआ कि राजा उसका पीछा कर रहा है। वह महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकली। सारे दरवाजे बंद थे, लेकिन रानी की मंत्र शक्ति से दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। राजा छुपकर देख रहा था कि रानी आगे क्या करने वाली है। रानी बाग से होती हुई घने जंगल में चली गई। राजा ने एक अलग रास्ता चुना और रानी का पीछा किया। कुछ देर बाद राजा ने देखा कि रानी एक आदमी के साथ है। वह आदमी किसी दूसरे राज्य का गुलाम जैसा दिखता था। रानी उसका हाथ पकड़कर टहल रही थी, और कह रही थी, मैं तुमसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूँ, लेकिन तुम मुझे समझते ही नहीं हो। क्या तुम मेरे प्रेम की परीक्षा लेना चाहते हो? मेरी शक्ति का तुम्हें ज्ञान है। मैं चाहूँ तो इन महिलाओं को सूर्य देव से पहले ही ध्वस्त कर सकती हूँ।
लेकिन फिर भी मैं प्रेमवश तुम्हारे पैरों में झुके रहती हूँ। राजा ये सब सुनकर आग बबूला हो गया। जैसे ही वे दोनों उस झाड़ी के पास पहुँचे, जहाँ राजा छुपा हुआ था, वह बाहर निकल आया। उसने रानी के प्रेमी की गर्दन पर पूरी ताकत से तलवार का वार किया। रानी का प्रेमी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। राजा ने सोचा कि वह मर गया, और बिना रानी से कुछ कहे वहां से चला गया। रानी अपने प्रेमी को गिरता देखकर घबरा गई। उसने अपने मंत्र बल से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे सिर्फ मृत्यु से बचा पाए। उस आदमी की हालत ऐसी हो गई कि ना तो उसे जीवित कहा जा सकता था, और ना ही मृत। राजा चंद्रसेन धीरे धीरे महल की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसने सुना कि रानी अपने घायल प्रेमी के लिए विलाप कर रही है। वह रानी को उसी हालत में छोड़कर अपने शयन कक्ष में आकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उसने देखा कि रानी अपनी जगह पर सोने का नाटक कर रही थी। राजा ने कुछ नहीं कहा और अपने दैनिक कार्यों में लग गया। दिन भर दरबार में काम निपटाने के बाद जब वह महल लौटा तो उसने रानी को शोक के काले वस्त्र पहने, बाल बिखरे और रोते हुए पाया। राजा ने उससे पूछा, ये तुमने क्या हाल बना रखा है और विलाप क्यों कर रही हो? रानी बोली, महाराज मुझे क्षमा करें। आज मुझे मेरी माता के निधन का दुखद समाचार मिला है। इसी कारण मैं शोक व्यक्त कर रही हूँ। राजा ने गंभीरता से जवाब दिया, ये समाचार बहुत दुखद है, लेकिन इस प्रकार मातम करने से अब तुम्हारी माँ वापस नहीं आ सकती। हालांकि उनकी मृत्यु का शोक होना स्वाभाविक है। इसके बाद रानी अपने कक्ष में चली गई और अकेले में रोती रही। राजा को असली कारण पता था, इसलिए उसने उसे समझाने की कोशिश नहीं की। इसी प्रकार 1 वर्ष बीत गया। रानी का ये दुख व्यवहार जारी रहा। फिर एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, ये दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा। मैं एक अलग महल बनवाकर उसमें अकेले रहना चाहती हूँ। राजा ने बिना किसी सवाल के अनुमति दे दी। रानी ने एक विशाल महल बनवाया, जो शाही महलों की तरह दिखता था, और उसका नाम शोक महल रखा। जब महल बनकर तैयार हुआ तो रानी ने अपने घायल प्रेमी को वहां ले जाकर रख लिया, और वह खुद भी वहीं रहने लगी। प्रेमी की हालत ऐसी थी कि ना वह चल सकता था, ना बोल सकता था, केवल उसकी ओर निहारता रहता था। रानी दिन में एक बार उसे औषधि देती और मंत्र के प्रभाव से उसके प्राण बचाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी चोट इतनी गंभीर थी कि वह केवल जीवन और मृत्यु के बीच लटका हुआ था। रानी अपने प्रेमी के पास घंटों बैठकर बातें करती, अपने मन को तसल्ली रखती, और दिन में 2 बार उसके पास जाती और उसके लिए हर संभव प्रयास करती। राजा को ये पता था, वह जानता था कि रानी क्या कर रही है, लेकिन उसने कभी भी अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं किया। राजा अपने काम और जीवन को ऐसे साधारण ढंग से निभाता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किंतु एक दिन राजा अपनी उत्सुकता नहीं रोक सका और जानना चाहता था कि वह अपने प्रेमी के साथ क्या करती है। राजा उस शोक महल में ऐसी जगह छुपकर बैठ गया, जहां से रानी और उसके प्रेमी दिखाई दे, लेकिन उनमें से कोई भी उसे नहीं देख सके। रानी अपने प्रेमी के पास आए और कहने लगी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि मैं तुम्हें ऐसी अवस्था में देखती हूँ। तुम सच मानो, तुम्हारी दशा देखकर मुझे इतना कष्ट होता है कि जितना स्वयं तुम्हें भी नहीं होता होगा। मेरे जीवनधार मैं तुम्हारे सामने घंटों बैठे बातें करती हूँ, और तुम एक बात का भी उत्तर नहीं देते हो। अगर तुम मुझसे एक बात भी करो तो
मुझे बड़ा धैर्य मिलेगा, बल्कि मुझे बड़ी प्रसन्नता भी होगी। मैं तो तुम्हें देखकर ही मन को तसल्ली देती हूँ। रानी इसी प्रकार अपने प्रेमी के पास बैठकर खुद से बातें कर रही थी। राजा से अपनी रानी की ये दशा देखी नहीं गई, और उसके प्रति प्रेम फिर से उमड़ आया। राजा चुपचाप अपने महल में आ गया, और कुछ देर में रानी भी किसी काम से महल में आई। तो राजा ने कहा, अब तुमने अपने सगे संबंधियों के प्रति बहुत शोक व्यक्त कर लिया। अब साधन रूप से रानी जैसा जीवन बिताओ। वह रो रो कर कहने लगी, महाराज मुझसे अब यह नहीं होगा। राजा उसको जितना समझाता था, उतना ही उसका रोना धोना बढ़ता जाता था। राजा ने रानी को उसके हाल पर छोड़ दिया। वह इसी अवस्था में 2 वर्ष और रही। राजा एक बार फिर शोक महल में गया, कि आखिर रानी और उसका प्रेमी किस हाल में है, देख तो लूं। फिर राजा शोक महल में छुपकर बैठ गया, और सुनने लगा कि रानी क्या कह रही है। वह अपने प्रेमी से बोलती है, अब तो 2 वर्ष बीत गए हैं और तीसरा वर्ष लग गया है। तुमने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। क्या मेरे रोने और विलाप करने का तुम्हारे हृदय पर कोई प्रभाव नहीं होता? ऐसा लगता है कि तुम मुझे बात करने के योग्य नहीं समझते हो, इसीलिए तुम अब मुझे देखकर आंखें बंद कर लेते हो। एक बार आंखें खोलकर मुझे देखो, मैं तुम्हारे प्रेम में कितनी विवश हो रही हूँ। रानी की यह बातें सुनकर राजा के तन बदन में आग से लग गई। राजा शोक महल से बाहर निकल आया, और शोक महल के दरवाजे की तरह मुंह करके बोला, हे भगवान, तू इस रानी और उसके प्रेमी को उठा क्यों नहीं लेता, जो मनुष्य के रूप में राक्षस है। राजा की आवाज सुनकर रानी क्रोधित होकर आई, और राजा के समीप आकर बोली, दुष्ट, तूने ही मेरे प्रेमी को घायल किया है। तुम्हारे ही कारण मेरे प्रेमी के सिर धड़ से अलग हो गया है। राजा बोला, हाँ, मैंने ही उस गद्दार को मारा है। वह इसी लायक है, और तू भी इस धरती पर रहने लायक नहीं है। तूने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ये कहकर राजा ने तलवार खींच ली, और चाहा कि रानी की हत्या कर दें, किंतु उसने कुछ ऐसा जादू किया कि राजा का हाथ उठ ही नहीं सका। राजा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर उसने मंत्र पढ़ना आरंभ किया। कपड़े कपड़ा कपड़ा कपड़े राजा का आधा शरीर पत्थर का बन जाए। उसके ये कहते ही राजा का कमर से नीचे आधा शरीर पत्थर का बन गया। अर्थात राजा ना तो जीवित लोगों में रहा, और ना ही मृत लोगों में। रानी ने उसे उठाकर शोक महल में एक जगह लाकर रख दिया। रानी ने राज्य को नदी में बदल दिया, और वहां के सभी लोगों को अपने जादू से मछली बना दिया। उस रानी ने 4 पहाड़ियां बनाकर नदी के चारों ओर स्थापित कर दी, और राजा के राज्य को बर्बाद करके, और उसको आधा पत्थर का बनाकर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। वह राजा के पास रोज आती, और उसकी पीठ पर 100 कोड़े इतने जोर से मारती कि हर चोट पर मानो उसके प्राण निकल जाते। फिर वह भेड़ के बालों की बनी एक चादर उसके कंधों पर डाल दी। ये चादर वह राजा के सम्मान के लिए नहीं, बल्कि पीड़ा पहुंचाने के लिए डालती, और मजाक उड़ाकर कहती, दोस्त, तुम तो इतने बड़े राज्य का राजा है, फिर अपने आप को इस अपमान और दुर्दशा से क्यों नहीं बचाता। राजा ने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाया, और बोला, हे भगवान, हे समस्त विश्व के सृजनहार, यदि तेरी प्रसन्नता इसी में है कि मुझ पर इसी प्रकार अन्याय और अत्याचार हुआ करें, तो मैं इसे भी खुशी से स्वीकार कर लूंगा। मुझे आपके दयालुता और न्यायप्रियता से प्रति आशा है कि आप एक ना एक दिन मुझे इस दुख से अवश्य मुक्ति दिलाएंगे। जब एक दिन एक दूर देश के राजा
मोहनपाल को ये सारी कहानी पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और वह विचार करने लगा कि इस निर्दोष राजा का दुख कैसे दूर किया जाए और उसके दुष्ट रानी को कैसे दंड दिया जाए। फिर एक दिन रात के समय मोहनपाल शोक महल में घुस गया और उस राजा के पास पहुंचा। मोहनपाल ने चंद्रसेन से पूछा, तुम्हारी निर्लज्ज रानी कहाँ रहती है और उसका प्रेमी जिसके पास वह रोज जाती है किस स्थान पर पड़ा हुआ है। राजा चंद्रसेन ने उससे कहा, वह शोक महल के 5वें कमरे में है और उस कमरे का एक रास्ता इस कमरे के नीचे से होकर भी जाता है जहां इस समय हम लोग हैं। मोहनपाल ने पूछा, रानी कहाँ रहती है? चंद्रसेन ने कहा, रानी कहाँ रहती है इस बात का मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रतिदिन प्रातःकाल वह मेरे पास मुझे दंड देने के लिए आती है और मुझे कोड़े मारने के बाद फिर अपने प्रेमी के पास जाकर उसे कोई दवाई पिलाती है जिससे वह अभी तक जीवित है। मोहनपाल ने कहा, तुम ज्यादा चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारे दुख के निवारण का भरसक प्रयास करूंगा। इसके बाद मोहनपाल उसी कक्ष में सो गया। क्योंकि रात का समय हो गया था, बेचारा चंद्रसेन उसी प्रकार बैठा रहा और जागता रहा। रानी के जादू ने उसे लेटने और सोने के योग्य भी नहीं रखा था। दूसरे दिन मोहन गुप्त मार्ग से उस कमरे में प्रवेश कर गया जहां सैकड़ों सावन दीपक जल रहे थे और वह स्थान इस तरह से सजा हुआ था कि मोहनपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वह उस स्थान पर गया जहां घायल अवस्था में रानी का प्रेमी पड़ा हुआ था। वहां जाकर मोहनपाल ने तलवार से ऐसा मारा कि वह अधमरा आदमी तुरंत भगवान को प्यारा हो गया और मोहनपाल ने उसका शव घसीटकर शोक महल के पीछे बने हुए एक कुएं में डाल दिया और शोक महल के उसी कमरे में वापस आकर म्यान से तलवार निकालकर अपने पास छुपा लिए और रानी के प्रेमी की जगह पर चादर डालकर खुद लेट गया ताकि रानी के आने पर उसे मार सके। थोड़ी देर बाद ही रानी उसी कमरे में पहुंची जहां राजा चंद्रसेन पड़ा हुआ था। उसने चंद्रसेन को इस बेदर्द से मारना शुरू किया कि सारे इमारतें उसकी चीख पुकार से गूंजने लगी। वह चिल्ला चिल्ला कर हाथ रोकने और दया करने की प्रार्थना करता रहा, किंतु वह दुष्ट रानी 100 कोड़े मारे बिना नहीं रुकी। उसके बाद सदा की तरह उस पर भीड़ के बाल वाली चादर रहकर चली जाती है। रानी शोक महल के 5वें कमरे में आ गई और मोहनपाल के सामने, जिसे वह अपना प्रेमी समझ रही थी, बैठकर दुख दर्द कहने लगी और बोली, मेरे प्रिय प्रेमी, मैं कितनी अभागी हूँ कि मैं तुझे अपने प्राणों से ज्यादा चाहती हूँ और तू है कि मुझे थोड़ा सा भी प्रेम नहीं करता। मैंने तेरे लिए अपने नेक दिल पति पर कितना अत्याचार और अन्याय किया है, फिर भी मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ और मैं चाहती हूँ कि उसे और कठोर दंड दूँ, क्योंकि उसने ही तेरी ऐसी दशा की है। लेकिन तुम तो मुझसे कुछ कहता ही नहीं, हमेशा चुप रहता है। शायद तू चाहता है कि अपनी चुप्पी से ही तुम मुझे इतना दुखी कर दे कि मैं तड़प तड़प कर मर जाऊं। भगवान के लिए ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी बात कर लो ताकि मेरे दिल को सांत्वना मिले। मोहनपाल ऊंचे स्वर में बोला, मेरी इस दशा का कारण तुम ही हो। रानी को ये सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि प्रेमी के मुख से रानी के लिए कुछ भी सुनना मानो सपना सा हो गया था। वह बोली, प्रिय, सचमुच तुम बोले कि मुझे भ्रम हुआ है। मोहनपाल ने कहा, तुम इस योग्य नहीं हो कि मैं तुमसे बात करूं या तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर दूं। रानी बोली, प्राण प्रिय, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है जो तुम ऐसा कह रहे हो? राजा मोहनपाल ने कहा, तुम बहुत जिद्दी हो,
किसी की बात नहीं सुनती हो, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब पूछती हो तो कहता हूँ। तुम्हारे पति के दिन रात चिल्लाने से मेरी नींद हराम हो गई थी। अगर उसकी चीख पुकार नहीं होती तो मैं कब का अच्छा हो गया होता और खूब बातचीत कर पाता। लेकिन तुमने एक तो उसे आधा पत्थर का बना दिया, और फिर उसे रोज इतना मारती भी हो कि वह कभी सो नहीं पाता, और दिन रात रोया करता है और मेरी नींद भी नहीं लगने देता है। अब तुम खुद ही बताओ कि तुमसे क्या बोलूं और क्या बात करूं। रानी ने कहा, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उसे मारना बंद कर दूं और उसे पहले जैसी स्थिति में ला दूं तो ठीक है। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं अभी उसे ठीक कर सकती हूँ। राजा मोहन पाल ने कहा, मैं सच यही चाहता हूँ कि तुम इसी समय जाकर उसे दुख से पूरी तरह छुटकारा दे दो, ताकि उसके चीख पुकार से मेरे आराम में विघ्न न पड़े। रानी ने एक कक्ष में जाकर एक प्याले में पानी लिया और उस पर कुछ मंत्र फूंका कि वह उबलने लगा। फिर वह उस कक्ष में गई जहां राजा चंद्रसेन कैद किया हुआ था, और उस पर वह पानी छिड़क कर बोली, तबले कपिला कपिला कपले अपना पूर्व रूप प्राप्त कर ले। रानी के इतना कहते ही चंद्रसेन अपने असली रूप में आ गया और प्रसन्न होकर उठ खड़ा हुआ। रानी ने कहा, पतिदेव, मैं तुमसे बहुत दुखी हूँ, तो खैरियत चाहते हो तो फौरन यहाँ से भाग जाओ, फिर कभी यहाँ आया तो तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। चंद्रसेन चुपचाप निकल गया और एक इमारत में छुपकर देखने लगा कि क्या होता है। रानी वहां से फिर अपने प्रेमी के पास आई और बोली, जो तुम चाहते थे वह मैंने कर दिया, अब तुम उठकर बैठो जिससे मुझे चैन मिले। राजा मोहन पाल फिर ऊंचे स्वर में बोला, तुमने जो कुछ किया है उससे मुझे राहत तो मिली है, लेकिन पूरा आराम नहीं मिला है। तुम्हारा अत्याचार अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, और मैं अभी पूरा अच्छा नहीं हुआ हूँ। तुमने सारे राज्य को नदी में परिवर्तित कर दिया है और उसके निवासियों को मछली बना दिया है, और हर रोज आधी रात को सारी मछलियां पानी से सिर निकालकर हम दोनों को कोसती रहती है। इसी कारण मैं निरोग नहीं हो पा रहा था। तुम पहले शहर और उसके निवासियों को पहले जैसा कर दो, फिर मुझसे बात करो। ये करने के बाद तुम मुझे सहारा देकर उठाना। रानी इस बात पर भी तुरंत राजी हो गई। वह नदी के किनारे गई और थोड़ा सा मंत्र जल उस नदी पर छिड़क दिया। इससे वह सारे मछली नर नारी बन गए, और नदी की जगह सड़कों, मकानों और दुकानों से भरा नगर बन गया। राजा मोहन पाल के साथ आए दरबारी और अंगरक्षक, जो उस समय तक अपने नगर नहीं गए थे, इस प्रकार अपने को अपने देश से बहुत दूर एक बिल्कुल नए शहर में देखकर हैरान रह गए। सब कुछ पहले जैसा बनाकर रानी फिर शोक महल में गई और हंसी खुशी से चाहत के लिए कहने लगी, प्राणप्रिय, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैंने सब कुछ पहले जैसा कर दिया है, ताकि तुम पूर्णतया स्वस्थ हो जाओ। अब तुम उठो और मुझे अपने सीने से लगा लो। राजा मोहन पाल ने दबे स्वर में कहा, मेरे पास आओ। रानी पास गई तो राजा बोला, और पास आओ। रानी उसके बिल्कुल पास आ गई। राजा ने उछलकर रानी के बाह जकड़ ली और उसे एक शब्द भी बोलने के लिए नहीं दिया। फिर उसने उस पर इतने जोर से तलवार चलाई कि उसका खेल खत्म हो गया, और उसे भी उसी कुएं में डाल दिया जिसमें उसके प्रेमी को फेंका था। फिर वह शोक महल से बाहर निकलकर राजा चंद्रसेन को खोजने लगा। वह भी पास के एक भवन में छुपा हुआ था, उसकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मोहन पाल ने चंद्रसेन से कहा, अब किसी का भी डर नहीं है मित्र, मैंने रानी को ठिकाने लगा दिया। राजा चंद्रसेन तथा अन्य सभी ने उसका आभार प्रकट किया।
और पूछा अब आपका इरादा क्या है। मोहन पाल ने जवाब दिया अपने राज्य वापस जाऊंगा। राजा चंद्रसेन ने कहा आप अभी हमारे साथ चलो, हमारे महल में कुछ दिन आराम करो, फिर अपने राज्य चले जाना। राजा मोहन पाल चंद्रसेन के पास कुछ दिन रहा, और फिर अपने राज्य लौट गया। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। आगे मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।